सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऑसिलेटरी मोशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से भी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी। और यहाँ पर हम ये कोशिश करेंगे कि इसके जो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग दी मास स्प्रिंग सिस्टम, उसको यहाँ पर समझा जा सके। ठीक है, लेकिन इससे पहले यहाँ ये चीज़ ज़रूरी है समझना कि ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन जिसको हम कहते हैं, बाय डेफिनेशन वी से दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। तो पहले तो टू एंड फ्रो मोशन जो है, इसमें ये टू एंड फ्रो को ज़रा डिफाइन करते हैं। सो what it will be? It will be moving from one place to another and back again। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो ईज़िली हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और वो इस तरह से कभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, सो अगर मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंटर को यहाँ पर रखता हूँ तो ये इस तरह से मोशन हमें वाइब्रेशन की फील होगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी इस डेफिनेशन में हमें नज़र आती है, और वो क्या है? मीन पोजीशन। ठीक है, सो आखिर ये मीन पोजीशन क्या है? तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक यहाँ पर जायज़ा लेते हैं। ठीक है, और उसमें जो हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक हमारे पास जो एक सिंपल पेंडुलम के मोशन का कॉन्सेप्ट है, या जिस तरह के स्विंग की एग्जांपल है, तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से आई कॉल इट एज मैस एम। ठीक है, और इस मैस एम को अगर हम यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, सो ये यहाँ तक चला जाएगा और ये फिर क्या करेगा? यहाँ से वापस आएगा। लेकिन वापस आने में ये इस पॉइंट को, लेट्स से आई कॉल इट एज सी, इसको क्रॉस करते हुए इधर चला जाएगा। ठीक है, एंड देन अगेन इट विल स्टॉप हेयर, और इस तरह से ये इस डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली मोशन शुरू कर देगा। सो अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं और इनकी पहचान क्या है? इसमें अगर आप देखें, ये जो सी पॉइंट है, ये हमारे पास ये मीन पॉइंट है। ठीक है, और ये सी पॉइंट, इफ़ आई कॉल इट एज मीन पॉइंट या मीन पोजीशन, तो ये मीन पोजीशन इसका बेसिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मतलब अगर मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करता तो ये बिल्कुल अपनी इस सी पॉइंट पे ही रहेगा। उसके मुकाबले में अगर मैं ग्राउंड पर यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ ए, और इस पर ये बी पॉइंट लेता हूँ, तो ये ए और बी जो हैं, ये क्या है? दीज आर एक्सट्रीम पोजीशंस। और एक्सट्रीम पोजीशंस को मैं एक दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एंड दैट इज द नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशंस। तो मतलब ये हुआ, सो ऐसी सिचुएशन में ये नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है, ये वो पोजीशंस होंगी जहाँ पर ये बॉडी खुद ब खुद नहीं जा सकती। ठीक है, जैसे कि ये जो लोकेशन है ए वाली और ये बी वाली, इस पर ये ऑब्जेक्ट खुद ब खुद नहीं जा सकता। इसको इस तक लेकर जाने के लिए आपको इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करनी होगी। या मिसाल के तौर पर अगर आप बी की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर भी एक फोर्स अप्लाई करनी होगी। और ये हमेशा ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या करेगी? वापस आने की कोशिश करेगी, और इस वापस आने की कोशिश को ही फिर जब हम एक
नाम देते हैं, और वही बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, रिस्टोरिंग फोर्स। सो अब हम ये कह सकते हैं कि वो ऑसिलेटरी मोशन जिसमें ज़ाहिर है टू एंड फ्रो और मीन पोजीशन, ये बातें तो हमारे सामने आ गई हैं, लेकिन अगर रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या हो, ये डायरेक्टली डिपेंड करती हो डिस्प्लेसमेंट पर, ठीक है, और साथ में दरमियान में हमारे पास यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी एग्जिस्ट करे, सो इस तरह से ये जो कंडीशन होगी ये एग्जैक्टली एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन होगी। और अगर एग्जैक्टली इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा आगे लेकर जाएं तो हम ये देख सकते हैं कि हुक्स लॉ के मुताबिक F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। इसमें आप देखें कि इफ़ आई से दिस दैट दिस F इज़ द रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, और K जो है, मैं यहाँ पर चूँकि स्प्रिंग की सिस्टम को डिस्कस कर रहा हूँ, दैट विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट, और X जो है दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो ज़ाहिर है डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट से नॉन इक्विलिब्रियम पॉइंट तक होगी, और इसी वजह से हम हमेशा कहते हैं कि अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीन पॉइंट से लेकर एक्सट्रीम या ए तक या क्या होगी, बी तक होगी, तो इसके दरमियान भी हो सकती है। फिर ज़ाहिर है इसमें दो सिचुएशंस हैं, एक आपके पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगी और एक उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एनी पोजीशन बिटवीन सी एंड ए, मतलब सी से लेकर ए तक कोई भी पोजीशन वो अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूँगा, सो एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू ओ, नॉट ओ बट इट विल बी सी ए, क्योंकि ज़ाहिर है सी उसका स्टार्ट होगा, ए उसका एंड होगा, और ये एग्जैक्टली मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ आपके सामने, सो इट विल बी फ्रॉम सी टू ए, ये वाली, या मिसाल के तौर पर अगर मैं लेफ़्ट साइड पे लेना चाहता हूँ तो ये सी टू बी हो जाएगा, तो ये आपके पास एम्पलीट्यूड होगा। सो इस तरह से ये जो इक्वेशन है, अगर ये किसी ऑसिलेटरी मोशन में आपको नज़र आती है और साथ में ये नेगेटिव साइन भी, तो ये नेगेटिव साइन क्या चीज़ शो कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक फिगर आपके सामने दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइक अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और इस स्ट्रेट लाइन पर हम ये पॉइंट्स जो हैं, ये बी, समवेयर इन द मिड आई राइट इट एज ओ द मीन पॉइंट, और यहाँ पर मैं नॉमिनेट कर लूँ ए, दूसरा एक्सट्रीम, तो ए और बी जो है ये एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएंगे, ओ जो है वो हमारे पास मीन हो जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ होगी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा मीन से एक्सट्रीम की तरफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने आ जाती है कि ये जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है, बिकॉज एफ आर एंड एक्स दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन टू वन अनदर। तो हमेशा एफ आर जो है वो मैं ये नेगेटिव साइन को मैं इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये नेगेटिव साइन हमें यह बताता है दैट रिस्टोरिंग फोर्स is always directed towards mean position, क्योंकि जाहिर है ये क्या ये रिस्टोरिंग फोर्स का मकसद क्या है, टू गेन द इक्विलिब्रियम स्टेट।
ठीक है। सो ओ से लेकर एक तक या ओ से लेकर बी तक, ये बेसिकली डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट करती है। और ये ज़ाहिर है डिस्टर्बेंस जो है ये कहाँ से होगी? एक्सटर्नल। कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा, जैसे आप किसी स्विंग को पुश करते हैं मेन पॉइंट से एक्सट्रीम की पॉइंट की तरफ, तो ये जो डिस्टर्बेंस है ये एक्सटर्नल होगी। और ज़ाहिर है इस डिस्टर्बेंस को हम थोड़ा सा अगर साइंटिफिक नेम दे दें तो ये बेसिकली एनर्जी है जो आप इसको दे रहे हैं। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये इसकी क्या है? एक तरह से रिकवरी करने की एक तरह से एबिलिटी है। सो अब जब मैं एक ऑब्जेक्ट को लेट्स से दिस इज़ द ऑब्जेक्ट और मैंने हैविंग मैस m और मैंने यहाँ पर a पर इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर इसकी वेलोसिटी की वैल्यू, मैंने इसको पकड़ा हुआ है, 0 है। सो जब ये वापस जाएगी ये ऑब्जेक्ट, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दरमियान में किसी भी जगह पर इसकी वेलोसिटी नॉन ज़ीरो होगी। सो इस वजह से ये इसकी इनिशियल वैल्यू, ये इसकी फाइनल वैल्यू, और इस तरह से मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमारे पास एक्सेलरेटिंग फोर्स भी है। और एग्जैक्टली ये चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि जब ये ऑब्जेक्ट जो है ये ए से वापस जाएगा, लेट्स से इस रास्ते से, तो ये ओ पर रुकना चाहिए है, लेकिन जाहिर है इनर्शिया की वजह से ये क्या कर जाएगा? ओ को क्रॉस करके बी की तरफ जाएगा। अगेन द रिस्टोरिंग फोर्स विल ब्रिंग इट बैक, यहाँ पर वापस उसको लेकर आएगा। और इस वजह से हम कहते हैं कि जब ये ओ से एम बी की तरफ मोशन ये ऑब्जेक्ट करता है तो उस वक़्त ये क्या करता है? डीसेलरेट करता है। और ये डीसेलरेशन भी बेसिकली ये क्रेडिट किसको जाता है? रिस्टोरिंग फोर्स को, बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स ट्राइज टू ब्रिंग इट बैक टू दी ओ। सो अब अगर हम इस सिचुएशन को अप्लाई कर लें एक मैस स्प्रिंग सिस्टम पर, तो इसमें हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑफ मैस m, और ये हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है। इस स्प्रिंग का अपना एक कांस्टेंट है k, और वो भी आपको पता है कि एक स्प्रिंग कांस्टेंट इज़ f, k इज़ इक्वल टू f बाई x, जिसका यूनिट आपके पास आएगा न्यूटन पर मीटर। यहाँ से आपको इसकी k की वैल्यू मालूम की जा सकती है। सो अब हम क्या करते हैं कि इसको इस तरफ स्ट्रेच करते हैं। तो जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये स्प्रिंग जो है ये हमारे पास स्ट्रेच होकर इस स्टेट पर आ जाएगी। सो आई कॉल इट एज O एंड देन आई कॉल इट एज A। ये जो O का रेप्लिका पॉइंट है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। एंड नाउ दिस ऑब्जेक्ट विल ट्राई टू मूव बैक ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। ये पूरी जो डिस्प्लेसमेंट हासिल की गई है मैक्सिमम, इसको मैं x नॉट कहता हूँ। x नॉट इज रिप्रेजेंट द सिंबल फॉर द एम्पलीट्यूड। सो अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में ये क्या करेगी? वापस आने की कोशिश करेगी, एंड देयर आफ्टर ये स्प्रिंग को कंप्रेस करते हुए यहाँ से जब गुजरेगी ये ऑब्जेक्ट, तो ये इसको क्या कर देगी? कंप्रेस कर लेगी, और ये यहाँ पर रोकेगी, एंड देन इट विल मूव टूवर्ड्स O अगेन। और जाहिर है इसको वापस लेकर जाने की फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स पर है। तो इस सारे सिनेरियो में 2-3 चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं। क्या? पहली ये कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये आपके पास माइनस kx के बराबर हो गई। यही रिस्टोरिंग फोर्स एक एक्सेलरेटिंग फोर्स है, और एक्सेलरेटिंग फोर्स को न्यूटन ने हमें इक्वेशन प्रोवाइड की है, F इज इक्वल टू ma फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो आई कैन इक्वेट दीज टू थिंग्स दैट ma इज इक्वल टू माइनस kx। यहाँ से मैं a की वैल्यू छोड़ दूंगा, दोनों साइड को m पर हम डिवाइड कर लेंगे,
ये m कैंसिल हो जाएगा, माइनस के बाई एम एक्स। ये जो टर्म है मास और के, ये दोनों कांस्टेंट हैं एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर। सो इस तरह से इस प्रॉपर इक्वालिटी का साइन प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट होकर ये आ जाएगा। अब ये एक तरह से मेजर टेस्ट है किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का, कि अगर उसकी एक्सेलरेशन, क्योंकि जाहिर है उसका फोर्स एक्स के अपोजिट था, तो इस तरह से उसकी पैदाशुदा एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगी। अब ये तो आपके पास यहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि जो मास स्प्रिंग सिस्टम है ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरी चीज़ जो अब हम थोड़ा सा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। सो एज वी हैव द इक्वेशन एज ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स, और दूसरी तरफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि सर्कुलर मोशन की रिजल्ट से इक्वेशन हमारे पास आती है वो ये एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर है। सो हम थोड़ा सा इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। सो अब देखें कि ए की जगह ए आ गया, और सॉरी मैं यहाँ पर दिस इज़ नॉट स्क्वायर, स्क्वायर आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है, ओमेगा के ऊपर। सो दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आएगी कि x की जगह x आ गया है, नेगेटिव साइन के लिए नेगेटिव साइन, और k बाई एम जो है वो ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर अगर k बाई एम के बराबर है, सो इसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लें, सो दैट विल बिकम k बाई एम अंडर द रूट, और ओमेगा चूँकि 2 पाई f के बराबर है। सो इस तरह से मैं इसको यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर देता हूँ कि 2 पाई f इज़ इक्वल टू k बाई एम, या f जो है वो हमारे पास बन जाएगा 1/2 पाई k बाई एम। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई। और अगर मैं यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू निकालना चाहूँ इस इक्वेशन से, तो मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ, दैट विल बी 2 पाई m बाई k। तो यहाँ से एक आइडिया हमारे पास आ जाता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास, and time period is directly proportional to the square root of m, keeping the k constant in both the cases, क्योंकि जाहिर है k के साथ भी ये फिर चेंज होती जाएगी। तो अगर मैं k की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी is also related to the directly proportional to the square root of spring constant, और इस तरह टाइम पीरियड जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के स्क्वायर रूट पर इन्वर्सली डिपेंड करता है। तो ये कुछ चीज़ें हम आपके सामने रखनी थी, बिकॉज जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को, मास स्प्रिंग सिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं तो वहाँ पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे वो फ्रीक्वेंसी है या टाइम पीरियड है या एंगुलर वेलोसिटी है, उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। सो ओवरऑल यहाँ पर आप ये आइडिया ले सकते हैं। इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको मेंशन करता हूँ, क्योंकि जब हम सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी, मतलब सर्कुलर मोशन के जब प्रोजेक्शन को along its diameter हम सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ कर चुके होते हैं, तो वहाँ पर हम इसके वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं, v इज़ इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर मैं ओमेगा की वैल्यू ये लगाता हूँ, v इज़ इक्वल टू ओमेगा ये वाली k बाई एम अंडर द रूट, सो ये जो इक्वेशन है ना, ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द केस ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम क्या बन जाएगा,
उसकी वेलोसिटी की वैल्यू बन जाएगी। और इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो आपको v की वैल्यू मिलेगी k/m स्क्वायर रूट x नॉट स्क्वायर, क्योंकि ये वाली जो x की वैल्यू ज़ाहिर है मैंने 0 पुट कर दी है तो ज़ाहिर है x वो ख़त्म हो जाएगी और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल। सो v विल बी इक्वल टू k/m x नॉट। और दूसरी तरफ अगर मैं x की जगह x नॉट, मतलब ये मीन पॉइंट को रिप्रेजेंटेशन है और ये एक्सट्रीम पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन है। सो यहाँ पर v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि अगर मैं x की जगह भी x नॉट लगा दूँ तो x नॉट स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी और v की वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी। सो यहाँ से एक और भी चीज़ हमारे पास सामने आती है कि मीन पॉइंट पर वेलोसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी और एक्सट्रीम पॉइंट पर आपको 0। इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहाँ पर देखता हूँ -k/mx, तो मैं अगर x की जगह x नॉट पुट करता हूँ, ठीक है, मतलब एक्सट्रीम, तो a की वैल्यू मुझे मिलेगी -k/mx नॉट, मतलब ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। और अगर मैं इस a की जगह 0 पुट करता हूँ जो कि मीन को रिप्रेजेंट करता है, मीन पॉइंट को, तो a की वैल्यू मिलेगी -k/m इंटू 0। सो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। और ज़ाहिर है मीन पॉइंट पर इसकी एक्सेलरेशन का 0 होना ज़ाहिर है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स मीन पॉइंट पे 0 होती है तो ज़ाहिर एक्सेलरेशन भी 0 होगी। और एक्सट्रीम पॉइंट पर चूँकि रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सो इस वजह से उसका एक्सेलरेशन भी वहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो आई होप सो ये इस टॉपिक में आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको यहाँ पर ये चीज़ बतानी थी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं MCQs से रिलेटेड जो अभी मैंने लास्ट में किए हैं अबाउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो आपके सामने मैंने रख दिए हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि जो प्रॉब्लम्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या इसकी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर मिसाल के तौर पर अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही सही तरह से, तो आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में जवाब दे दूँगा, ठीक है। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस तरह और भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती जाएं। थैंक यू।